हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बंगाल का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वहां पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर है। पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान जेपी नड्डा भवानीपुर जाएंगे। भवानीपुर ममता बनर्जी का अपना विधानसभा क्षेत्र है, तो वहीं पर ममता बनर्जी मतुआ समुदाय के गढ़ 24 उत्तर परगना जिले का दौरा करेंगी। मतुआ समुदाय ने ही ममता बनर्जी की पिछले चुनाव में जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि मतुआ समुदाय का झुकाव वो बीजेपी की तरफ है। तो ममता के गढ़ में जहां चुनौती देने के लिए पहुंच रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, वहीं ममता बनर्जी अपनी खोई जमीन हासिल करने के लिए मतुआ समुदाय के गढ़ उत्तर 24 परगना जिले का दौरा कर रही हैं। दोनों ही बड़े नेता अपने अपने किले को बचाने के लिए और एक दूसरे के किले में सेंध लगाने के लिए आज जोर आजमाइश कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। बीजेपी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के मिशन पर बंगाल में पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुमित अवस्थी से भी बात की। सबसे बड़ी बात यह है कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता के सामने बीजेपी की ओर से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय साहब। मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल, इतनी हिंसा क्यों हो रही है पश्चिम बंगाल के चुनावों में? जगह जगह से खबरें आ रही है बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत की, ऐसा क्यों है? देखिए, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार विस्तार हुआ और ममता जी को लग रहा है कि उनकी कुर्सी खिसकने वाली है, तो घबराहट में, वो फ्रस्ट्रेशन में उनके कार्यकर्ता वहाँ हिंसा कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता की नदिया में हत्या कर दी गई है। प्रदर्शन था हमारा युवा मोर्चे का, बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। उसमें कहीं पर भी सिर्फ नारेबाजी जरूर हम कर रहे थे, आप वीडियो देख सकते हैं, पर अचानक देसी बम भी आए, टीयर गैस के कैप्सूल भी आए, पथराव भी हुआ पुलिस की तरफ से। हमें आश्चर्य हुआ कि एकदम क्या हो गया। हमारा शांतिपूर्ण जुलूस चल रहा है, उसमें 4-4, 5-5 सांसद थे। युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे तेजस्वी सूर्या जी थे। हम सब लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से नारे लगाते हुए जा रहे थे और घोषित कार्यक्रम था, हम प्रदर्शन करेंगे ममता जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ। तूफान के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जो 1000 करोड़ रुपए दिया है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, उसको हाईकोर्ट ने भी सील लगाई है। हाईकोर्ट ने भी कहा कि उसकी जांच होना चाहिए। तो अब उन सब बातों को प्रजातांत्रिक तरीके से यदि हम विरोध करते हैं तो पुलिस इस प्रकार का कृत्य करती है जो कि पूरी तरीके से अवैधानिक है। कैलाश जी, ये कार्यकर्ता कोलकाता पुलिस का ये कहना है, पश्चिम बंगाल पुलिस का ये कहना है कि जो गोली लगी है वो दरअसल पुलिस की गोली है नहीं, पुलिस के पास वो गोलियां होती नहीं है, ये तो आपस में ही कार्यकर्ताओं के बीच में क्रॉस फायरिंग हुई है। सुमित जी, कलकत्ता की पुलिस से बंगाल का जादू बड़ा फेमस है, बंगाल की तंत्र विद्या बड़ी फेमस है, पर सबसे बड़ी अगर कोई जादूगर है तो वहाँ की पुलिस है। वो कभी भी हत्या को आत्महत्या में बदल देती है। कभी भी पुलिस की गोली से कोई मरता है और वो कह देते हैं कि ये तो इनके कार्यकर्ताओं ने गोली चलाई। कभी प्रजातांत्रिक तरीके से किसी जुलूस में भारतीय जनता पार्टी के आपने सुना है कि कार्यकर्ता बंदूक लेके जाएंगे? और ये पुलिस का सफेद झूठ, हमारे पास वीडियो है पेलेट गन चलाते हुए पुलिस की, वो पुलिस सरेआम झूठ बोल रही है। हमारे पास वीडियो है, हम सब वीडियो देखिए। एक घटना नहीं हुई है, उस कार्यकर्ता की मौत हुई, उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए, वहाँ डीएम को एक ईमेल किया, गवर्नर साहब को एक ईमेल किया कि इसकी पोस्टमार्टम, इसका 3 डॉक्टर और वीडियो के माध्यम से वीडियोग्राफी किया रहे उसकी। रात को 11 बजे ताबड़तोड़ उसके घर वालों को बुलाया, हस्ताक्षर किए और पुलिस ने पोस्टमार्टम भी कर दिया। आप तो सुमित जी जानते हैं, सूर्य अस्त होने के बाद कहीं पर भी कोई पोस्टमार्टम नहीं होता। ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई थी कि रात को 11 बजे पुलिस पोस्टमार्टम करती है? इसका मतलब है कि हत्या करती है और तथ्य छुपाने के लिए उन्होंने पोस्टमार्टम भी कर दिया। बहुत बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। आज हम न्यायपालिका में गए, पश्चिम बंगाल की पुलिस पर आपने सवाल भी खड़े करे। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, अगर इतनी ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, आपके अपने राज्यपाल हैं, आपकी अपनी केंद्र में सरकार है, गृह मंत्रालय है, तो फिर ये सरकार पश्चिम बंगाल में क्यों चल रही है? देखिए, वास्तव में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की हैसियत से सुमित जी आप जानते हैं, मैंने उत्तर प्रदेश में काम किया, मैंने बिहार में काम किया, मैंने हरियाणा में काम किया, मैंने महाराष्ट्र में काम किया। मैंने ऐसी अराजकता कहीं पर भी नहीं देखी जैसी पश्चिम बंगाल के अंदर है। पुलिस का राजनीतिकरण हो जाए वो तो बर्दाश्त किया जा सकता है, चलिए भाई राजनीति कर रही प्रशासन, पर अपराधीकरण हो जाए,
पुलिस के साथ अपराधी खड़े होकर पुलिस आंसू गैस के गोले फेंके और गुंडे देशी बम फेंके, मतलब ये तो मेरे जीवन के अंदर पहली घटना है ये। और मैं समझता हूं कि ये सिर्फ ममता जी के फ्रस्ट्रेशन के कारण हो रहा है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का आधार जनाधार बढ़ रहा है और इसीलिए उन्होंने इस प्रकार प्रशासन को और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हो वहां पर तो इनको दबाव। अब आप क्या आज करेंगे? भी कम से कम अब आप क्या 15-16 करेंगे? स्थानों पर राष्ट्रपति हमारे शासन लगाने की मांग करेंगे, सरकार को बर्खास्त करेंगे, गृह मंत्रालय को आवेदन करेंगे? हमने मांग की है, हमने गृह मंत्री से ही मांग की है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाएं, क्योंकि बहुत जरूरी है वहां पर निर्भय होकर मतदाता मतदान कर सके। हमने चुनाव आयोग से भी कहा है पूरी की पूरी केंद्रीय एजेंसी लगना चाहिए, तब वहां पर निश्चित निर्भीकता से चुनाव मतदाता मत डाल पाएंगे। या तो चुनाव आयोग की जवाबदारी दे या फिर केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए। इसके अलावा वहां पर कोई चारा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल समाप्त है। गवर्नर साहब खुद सार्वजनिक रूप से कहते हैं। कैलाश जी, आपके जो अपने नेता हैं वो भी लगातार उनकी भाषा की मर्यादा भूलते जा रहे हैं। दिलीप घोष जी जो कि आपके अध्यक्ष हैं, जो कुछ कहा उन्होंने बीते दिनों में, मैं तो उसको रिपीट भी नहीं कर सकता हूं स्क्रीन के ऊपर। क्या वो जायज है? इस तरीके से गिरता हुआ स्तर, क्या इसको आप जायज ठहराएंगे? आप बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं आप। देखिए, कई बार सुमित जी, आदमी की भावनाएं भी होती है। अब जिस कार्यकर्ता की हत्या हुई है, पुलिस ने की है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। उन बड़ा बच्चा 9th क्लास में पढ़ता है, छोटा बच्चा 7वीं कक्षा में पढ़ता है और बेटी है छोटी 3 साल की। मतलब ऐसे परिवार का मुखिया अगर चला जाए, अब कई बार वहाँ भावनाओं में जाने के बाद ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही अन्याय है, तो कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं। दिलीप घोष जी ने कई बार 1-2 बयान दिए हैं जिसके बारे में हमने भी उनको समझाइश दी और ऐसे बयान राजनीति में नहीं होना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। पर क्या सरकार जो कर रही है, जो सरकार वहां पर अराजकता फैला रही है, जिस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर वहां पर समाप्त हो गया, जिस प्रकार पुलिस का राजनीतिकरण के साथ साथ अपराधीकरण भी हो गया और एक नेक्सस काम कर रहा है, उसको क्या बर्दाश्त किया जाना चाहिए क्या सुमित जी? मेरा तो ये निवेदन है। बिल्कुल, मैं खुद आपसे जानना चाह रहा हूं, केंद्र में आपकी सरकार है, वहां राज्यपाल की रिपोर्ट तैयार कराइए, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करिए। मेरा सवाल एक आखिर में ये जरूर जानना चाहूंगा कि इस बड़े मुद्दे पर कैलाश भाई, क्या आपको लगता है कि सरकार अगर आपकी बनी तो आपके पास मुख्यमंत्री तैयार है? कौन है वो? किसका चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ने वाले हैं आप लोग? देखिए, हमारे पास देश ही नहीं दुनिया के यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम चुनाव लड़ेंगे। उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। उनके मार्गदर्शन में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, जो एक सपना है बंगाल की जनता का, सोनार बांग्ला का, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो शब्द दिया था, वो सोनार बंगाल बनाने का संकल्प हमने लिया है। उसको साकार हमारी सरकार करेगी मोदी जी के नेतृत्व में। और इसलिए हमारे पास कार्यकर्ता ऐसे बहुत सारे हैं जो इस काम को कर सकें। हरियाणा के चुनाव हो रहे थे, लोगों ने हमसे पूछा था, हरियाणा में सफल मुख्यमंत्री हो गए। उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, लोगों ने हमसे पूछा था, उत्तर प्रदेश में योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में क्षमता है। हमारी सरकार बनेगी, कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनकर बैठेगा तो कम से कम मोदी वर्सेस 100 गुना ज्यादा अच्छा काम करेगा और बंगाल का विकास करेगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के ऊपर बहस नहीं होनी चाहिए। देख, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस टीएमसी, विकास की राजनीति और विनाश की राजनीति, ये 2 प्रकार की विचारधाराएं वहां पर, एक विकास की है और एक विनाश की। इसके बीच में चुनाव होगा।